नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर हम शुरुआत कर रहे हैं अपने भारतीय संविधान का जो खंड पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। आज जो है हमारी क्लास संख्या 23 है। इसमें हम लोग अभी तक का जैसे कि भारत में जो संविधान है उसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पूरा सेशन कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद रखने। उसी के क्रम में आगे हम और बढ़ते हैं। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये हमारा खंड जो है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है इसमें पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 239। इसमें ये क्या कहता है? ये कहता है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। आखिर संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है बेटा, ये कैसे संचालित किया जाता है? तो इसमें आपको एक चीज याद रखना, जो भी यूनियन टेरिटरी है इसमें पूरा जो आपका संचालन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसमें स्वयं कोई राज्यपाल या फिर किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कौन करता है प्रशासन? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रशासन किया जाता है। अब ये करता कैसे है? तो ये स्वयं करेगा। सबसे बड़ी चीज, ये कौन करेगा? स्वयं करेगा, या फिर क्या करेगा? अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अपने अधीनस्थ के माध्यम से। जब ये अपने अधीनस्थ के माध्यम से ये प्रशासन करना शुरू करता है तो वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? जब अधीनस्थ की बात आती है तो यहीं पे ये जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं या फिर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे जो उपराज्यपाल का नाम आता है वो आपके यूटीज के संदर्भ में ही आता है, या फिर प्रशासक का नाम यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखिए, राज्यपाल पद पे रहते हुए क्या करता है? अपने राज्य तक सीमित रहता है, या लेकिन यहाँ पे उपराज्यपाल क्या है? उपराज्यपाल राष्ट्रपति के जो डायरेक्ट निर्देश होते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। राज्य उपराज्यपाल, ये सब किसके आदेशों को पालन करते हैं? डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के आदेश जो होते हैं उनका पालन किया जाता है। ये मुख्यतः आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये आज के दिन नहीं है, ये कब के समय की बात है? ये जो ब्रिटिश काल चल रहा था, ब्रिटिश के ही समय से ये चीज आपकी देखने को मिलती है, ब्रिटिश समय से। अब ब्रिटिश समय में सबसे पहले जो है आपका 1874 में एक जो है शेड्यूल्ड, एक कहें रिजर्व जो है क्षेत्र या जिले के निर्माण किया गया था, जिसे अनुसूचित जिला कहा। क्या कहा गया था? अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला, ये सब प्रथम आपका 1874 में देखने को मिलता है। इसी के बाद से ये चीज यहाँ पे आती है। इसमें सबसे बड़ी चीज एक और हो जाती है। क्या होता है? इसमें 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956, जिसके बारे में हमने देखा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश इसका नाम घोषित कर दिया है। कौन सा? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 एंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इनके तहत क्या कर दिया जाता है? इन दोनों को तहत ही यहाँ पे आपका केंद्र शासित प्रदेश नाम कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश, ये एक तरह के ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पे स्वयं की अपनी सरकार का गठन ना करके डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के अंडर में ही चीजों को संचालित कर दिया जाता है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट और ये खास होती है। अगर यहाँ पे संख्या की बात करते हैं कि वर्तमान में संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संख्या आपकी 8। वर्तमान में संख्या कितनी? तो 8। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना, ठीक है बेटा। चलते हैं हम लोग अपने अगले जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। यह अनुच्छेद आपका 239 डबल ए। ये देखिए 239 जो डबल ए है, ये किसके संदर्भ में? ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। पहले ये जो है प्रोविजन नहीं था। ये जो स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले नहीं था। ये कब आता है? ये आपका आता है 69 संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से। इस प्रोविजन को जोड़ा जाता है, दिल्ली के बारे में विशेष जो है उपबंध किए जाते। क्या उपबंध किए जाते थे? तो ये जब 1991 में संशोधन किया गया तो इसे जब लागू करने की बात आती है तो लागू ये आपका 1/2/1992 से होता है। और इसमें किसका दर्जा दिया जाता है? इसमें दिल्ली के लिए एनसीआर को घोषित किया जाता है। एनसीआर, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और है कि इस क्षेत्र में जो दिल्ली होती है, दिल्ली के अंतर्गत एक जो विधानसभा का भी गठन किया जाता है। किसके माध्यम से? 29वीं विधानसभा के माध्यम से।
विधानसभा का गठन कर दिया जाता है, का गठन हो गया है। और ये गठन के अंतर्गत सीटों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 70 सीट यहाँ पे इसे प्रदान कर दी जाती है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी एक संशोधन और किया गया है यहाँ पे, 106वां संविधान संशोधन 2023 है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें बेटा दिल्ली की जो विधानसभा जो 70 सीटें हैं, 70 सीटों में महिला आरक्षण को लागू किया गया। और महिला आरक्षण को कितने प्रतिशत दिया गया है, तो 33% जो है महिला आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाए। हालांकि अभी लागू नहीं है, क्योंकि 2026 के बाद तो 2021 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर ही ये रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है। क्लियर बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखनी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखिए ये नया संविधान संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन, तो इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। उसी के साथ में 69वां संविधान संशोधन 1991। अगर आपसे ये पूछता है कि एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया था, लागू हुआ था 1991 का संविधान संशोधन। तो इस दोनों चीजों को यहाँ पे आपको फैक्टर को याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 241। ये क्या कहता है, ये कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। हाईकोर्ट्स ऑन द यूनियन टेरिटरी। अभी तक जैसे हम लोग हाईकोर्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है, अलग से की जा सकती है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, यहाँ पे किसके माध्यम से हो सकता है, तो संसद द्वारा विधि बन अगर आवश्यक है तो वहां पर आपका जो है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ये आपका संघ उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में कुछ चीजें थी। अब एक नए भाग पे चलते हैं। ये नया भाग कौन सा है, भाग संख्या 9। ये भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है, ये बेटा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। पहली चीज ग्राम पंचायत के संदर्भ में आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो भी आपका सेशन है ये क्या है, ये आपका संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। इस पूरे भाग को ही जोड़ा, इसमें एक आर्टिकल था सिर्फ 243, उसमें ABCD करके काफी सारे जो है ओ तक का यहाँ पे शामिल कर लिए। कहां तक, ए से लेकर ओ तक का पूरी पंचायत के को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हो गया, 73वां संविधान संशोधन हो गया। अगर लागू करने की बात आती है, कभी अगर आपसे पूछ ले कि इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। इस डेट को इसे लागू किया गया था। अच्छा, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से एक चीज और की गई थी, एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसमें विषयों की संख्या कितनी जोड़ी गई, विषय आपके टोटल कितने जोड़े गए, विषय आपके 29 जोड़े गए। तो इन दोनों चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक का, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। हाँ, ये सब पूरा जो आपकी ग्राम सभा है ये त्रिस्तरीय है, और ये इसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता जी को। बलवंत राय मेहता जी को जो है यहाँ पे इसका पंचायत का जन्म माना जाता है। 3 स्तरीय होती है, 3 स्तरीय कौन कौन से, पहला स्तर तो आपका ग्राम ही होता है, दूसरा स्तर होता है मध्य का, मध्यवर्ती, और तीसरा क्या होता है आपका जिला स्तर। अब देखिए ग्राम सभा की चित्र, यहाँ पे एक चीज बेटा आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, वो ये याद रखना कि ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा पहली बार अगर बात करते हैं पहली बार, तो पहली बार आपका राजस्थान के नागौर में, और किस डेट को, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किसके द्वारा, आपके जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम के द्वारा, जो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये किया गया। अच्छा, एक चीज और है, अगर ये पूछ ले कि ये जो आपका है आप संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आपको सही करने के लिए आपको मध्य प्रदेश है। तो यहीं पे अगर दूसरे की राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा आपका आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर।
संविधान संशोधन पहला अपनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, और वहीं पे आपका ये है। अच्छा, इस चीज का वर्णन जो है डीपीएसपी में भी मिलता है। अगर पूछ ले आपका कि डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो 40 में आपके जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चीजें पे दी गई। तो आर्टिकल संख्या 243 ए किसके गठन की बात करता है? ग्राम सभा की बात करता है। बाकी ग्राम सभा को हम और विस्तार से देखेंगे जब हम स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगले हम अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। यह अनुच्छेद है 243 बी, या पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। क्लियर? अब देखिए, ए हो गया, ए के साथ में यहाँ पे बी हो गया। अब इसमें बी में देखिए, ये प्रत्येक राज्य में प्रत्येक गांव करता है। कहाँ पे? प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक गांव, दोनों जगह पे इस चीज का जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस चीज को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको बात करते हैं कि मध्यवर्ती जो स्तर होता है उसके गठन में हमेशा अगर 20 लाख से कम हो जाती है, जैसे कि हमने बताया सर 3 स्तर है, 3 स्तर है। तो पहला हमने क्या कहा था? ग्राम। ग्राम ये क्या है? ये सभी जगह रहता है, सभी जगह होगा। जो भी ये आपको हमने बताया ये सभी जगह होंगे। जो दूसरा होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती ये कहां तक रहेगा? ये 20 लाख से अगर कम है, 20 लाख से अधिक अधिक आबादी पर, आबादी कम पर नहीं, कम पर नहीं होगा। ये एक चीज आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे खास हो जाती है। अब तीसरे स्तर की बात करते हैं। ये जिला स्तर है और ये सभी जगह जिला स्तर। ये क्या होगा? ये भी आपका सभी जगह लागू रहेगा। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद। अच्छा बेटा, एक चीज और, पंचायतों का गठन किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो आपका पंचायत में ही दिया गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण। और महिला आरक्षण की अगर बात करते हैं कितना दिया गया था, तो यहाँ पे आपका पॉइंट सिंपल सा 33% दिया गया, मतलब 1/3 आरक्षण यहाँ पे दिया गया। साथ में यहाँ पे जो SC ST होते हैं, SC ST को भी आरक्षण दिया गया। SC ST को उनकी जनसंख्या के जनसंख्या के आधार पर। तो इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है आपको? इस चीज को बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद कहता है 243 का डी। ये क्या कह रहा है? स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण जो हमने अभी आपको बताया वही आपका स्थानों का आरक्षण हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? SC एंड ST का, जनसंख्या के आधार पर, आधार। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर और बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे आपका कौन आ जाता है? दूसरे स्थान पे महिलाएं आ जाती हैं। महिलाएं, तो इसमें क्या है? इसमें आपका कैटेगरी में भी दिया गया है आरक्षण, और साथ में आपका ओवरऑल भी दे दिया गया है। 33% आरक्षण यहाँ पे इनको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर बेटा? इन दोनों चीजों को यहाँ पे याद आपको रखना। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेड कहता है 243 का ई। अब ई में क्या बताता है? ये कहता है पंचायतों की अवधि के बारे में बात करता है। ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन के संबंध में आपको एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये बैठक से कितने दिन के लिए होता है? बैठक से 5 वर्ष तक, 5 वर्षों तक का ये आपका बना रहेगा। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद और आगे हम अगर बढ़ते हैं, अब जैसे कि कोई जो है अगर बीच में विघटित हो जाए, ठीक, अगर कह दें यहाँ पे नोट डाल लीजिएगा, नोट विघटन के बाद, विघटन के बाद क्या होगा? क्या मतलब ये पूरे समय के लिए गठित की जाएगी या फिर कम समय के लिए? तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो बची हुई समयावधि के लिए, समयावधि के
ही गठन होगा, ऐसा नहीं होगा कि फिर से 5 वर्ष के लिए गठन कर दिया जाए। जो समय बेटा बचता है ना उसी समय के लिए होगा। यही प्रश्न डायरेक्ट आपको उठा के पूछता है कि पंचायत के विघटन के बाद में पुनः जब गठित होती है तो कितने समय के लिए गठित की जाती है। तो कितने समय के लिए हो गया, आपके बचे हुए समय के लिए ये गठित की जाती है, सिर्फ शेष समय। ठीक, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद कहता है 243 का जी, पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में बात किया गया, शक्तियों के बारे में बात किया गया और अधिकार के बारे में बात किया। ये सारी चीजें जो हैं ये किसके, ये संविधान के उपबंध के अधीन है। उपबंध, संविधान उपबंध के अधीन। ठीक, अब जो शक्तियां मिलती हैं, शक्तियां कहां से मिलती हैं, राज्य से। शक्तियां राज्य से। ठीक, और कार्य की अगर बात करते हैं, कार्य कहां से है, ये 11वीं अनुसूची है आपकी, 11वीं अनुसूची हो गई। और इस अनुसूची में अगर विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे 29 विषयों का टोटल उल्लेख किया गया है। तो ये 29 विषयों पे पूरी तरह से ये कार्य कर सकते हैं। मुख्यतः इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि चलिए बेटा सारी चीजें तो ठीक है लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास, इस चीज को बेटा यहाँ पे याद रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, क्लियर। तो न देर किए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद संख्या 243 का के ये पंचायतों के चुनाव के बारे में कह रहा है, इलेक्शन के बारे में कह रहा है कि आखिर इलेक्शन कैसे होता है। अभी तक जैसे आपने देखा तो अभी जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन देख लिया, संसद के जो लोकसभा है उसका इलेक्शन देख लिया आपने, राज्य का जो आपका चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव देखा आपने, महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता दिए हैं। अब पंचायत के चुनाव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इसका चुनाव फिर करवाता कौन, जब आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 होता है। तो इसमें क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ भारत का निर्वाचन आयोग था, राज्य निर्वाचन आयोग तो बाद में गठित किया गया। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही जो होता है, यही मुख्यतः क्या है, चुनाव का संचालन हो गया, चुनाव करवाने का काम हो गया, अधीक्षण का काम हो गया, पूरा सारी चीजें हो जाती है। अच्छा, इसका जो है निर्वाचन आयुक्त एक होता है, निर्वाचन आयुक्त। अब इस आयुक्त की नियुक्ति कौन कर, नियुक्ति बेटा यहाँ पे कौन करेगा, तो नियुक्ति आपका राज्यपाल का, राज्य, ये चीज यहाँ पे आपके लिए याद है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा क्लास रहेगी इसमें हम लोग नगर पालिका के संदर्भ में कुछ चीजों को देखेंगे, इसके आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद को करेंगे। वीडियो को छोटा करने के लिए मुझे ये स्टेप स्टेप में बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं एक वीडियो में भी पूरा आपको दे सकता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इस चीज के लिए हम के कमेंट का इंतजार करेंगे, जरूर बताइएगा। और जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्यों, आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब से ही हमें क्या है, मनोबल प्राप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।